नमस्कार आप सभी को। सीधी बात नो बकवास। आज हम पढ़ेंगे वचन। वचन को अंग्रेजी में कहते हैं नंबर। वचन की परिभाषा पढ़ेंगे, वचन के भेद पढ़ेंगे, भेदों की परिभाषा पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम वचन के बदलने के नियम भी पढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट वचन के तिर्यक नियम भी पढ़ेंगे, यानी कि वचन के तिर्यक रूप क्या होते हैं। हम वो सभी पढ़ेंगे और उसके साथ में बहुत सारे फॉर्मूलाज भी दूंगा जो कि आप समझ लेंगे तो कभी गलती नहीं होगी और अच्छा बोल पाएंगे और आप अच्छा लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वचन। तो वचन को जैसा मैंने कहा, वचन को अंग्रेजी में कहते हैं नंबर। ठीक है। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है? संख्या। इसकी परिभाषा क्या है? संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। क्लियर? संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आज हम पढ़ेंगे ये हिंदी वाला एक वचन और बहुवचन। ठीक है, आज का हमारा विषय यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम ये देखते हैं कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। तो संज्ञा के जिस रूप से एक ही व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। वहीं संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुएं अथवा पदार्थों का बोध होता है वहां पर बहुवचन कहते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जहां एक हो वहां एक वचन, जहां एक से ज्यादा हो वहां बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। व्याकरण में यानी हिंदी व्याकरण में किस किस व्याकरण के अंगों पर वचन का प्रभाव पड़ता है ये हम देखें। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें वचन का प्रभाव पड़ता है संज्ञा पर, सर्वनाम पर, विशेषण पर और क्रिया पर। तो संज्ञा पर कैसे पड़ता है? देखिए, एक शब्द है लड़का, ये एक वचन है, लेकिन इस पर वचन का प्रभाव पड़ के लड़का क्या बन गया? लड़के। सर्वनाम में मैं और वह क्या बन गया? हम और वे। विशेषण में छोटा और बड़ा से क्या हो गया? छोटे और बड़े। और क्रिया में पढ़ता है खाता है की जगह क्या हो गया? पढ़ते हैं खाते हैं। यानी ये का के बन गया, मैं की जगह पूरा बदल कर हम हो गया। छोटा का ये एक की मात्रा छोटे, बड़ा का बड़े, पढ़ता का पढ़ते, खाता का खाते हो गया। एक वचन और बहुवचन में शब्दों में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, किस किस में? संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने जैसे बताया कि वचन के तिर्यक रूप को हम देखें। ठीक है, तो वचन के तिर्यक रूप क्या है? तिर्यक रूप का मतलब क्या होता है? जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में कारक का चिन्ह लग जाता है ना, ये कारक का जो चिन्ह लग जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। ठीक है, किसका? उस शब्द का जिस पर कारक का चिन्ह लगे तो वह वचन के रूप में अलग, वो उसका रूप बदलने लगता है। जैसे आप देखेंगे कि हम लड़का का क्या कर सकते हैं? लड़का का लड़के करते हैं। ठीक है, कमरा का कमरे करते हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तिर्यक रूप में क्या होता है। ये है आपका कारक के परसर्ग, कारक के विभक्ति चिन्ह। अब यहां देखिए, बच्चा कमरे से भागा, तिर्यक रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चा कमरे से भागा, यहां बच्चा एक है लेकिन कमरा भी एक है। बहुत सारे कमरे नहीं हैं, कमरा भी एक है, लेकिन कमरा का इस्तेमाल हम कैसे किए? कमरे कर दिए। तो यहां बहुवचन समझ करिए, आपको गलतफहमी में नहीं रहना है। इस सेंटेंस के हिसाब से, इस वाक्य के हिसाब से बच्चा कमरा से ही भागा है, एक ही कमरा से भागा है। तो बच्चा कमरे से भागा, तो यहां पर कमरे से, कमरे से, ये से अपादान कारक है। ये से जो है अपादान कारक है। तो कमरे से कहने का मतलब है कि यहाँ कमरा एक ही है, लेकिन यह वाक्य में प्रयोग होने के कारण यहाँ कमरा का कमरे हो गया।
लड़के ने पूड़ियां खाई। तो यहाँ लड़के ने पूड़िया जो है, लड़के देख रहे हैं ना, लड़का एक ही है, लेकिन लड़का यहाँ करता है इस वाक्य में, और ने यहाँ पर कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। इसलिए लड़का का जगह क्या हो गया, लड़के। लेकिन यहाँ आपको सोचकर गलतफहमी में नहीं रहना है कि यहाँ बहुत सारे लड़के हैं। यहाँ लड़का एक ही है, एक ही लड़का ने अनेक पूड़ियां खाई हैं। लेकिन जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, जब ने लगा देंगे, तो लड़का पूड़ियां खाई ये नहीं कह सकते। ठीक है, लड़के ने पूड़ियां खाई, जहां ने लग गया तो लड़का का जगह लड़के हो जाएगा। इसी को तिर्यक रूप कहते हैं। और तिर्यक रूप के बारे में हम और भी आगे पढ़ेंगे। तिर्यक रूप को थोड़ा समझना टेढ़ा होता है, क्योंकि तिर्यक का मतलब ही टेढ़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। यहां आप देखेंगे कि एक वचन है, बहुवचन है, और उसका तिर्यक रूप है। ये देखिए, यहाँ एक वचन में साधु है, बहुवचन में भी साधु है। एक वचन में हाथ है, बहुवचन में भी हाथ है। इसी तरह हाथी, हाथी, घर, घर, प्रश्न, प्रश्न। अब आप तिर्यक रूप का मतलब आपको हम और अच्छे से क्लियरली समझा दे। जब आपको एग्जाम में आएगा, एक शब्द दिया रहेगा घर, उसको बोला जाएगा बहुवचन में बदलने के लिए, तो आप घरों नहीं करिए। क्योंकि घर अगर एक वचन है तो घर ही बहुवचन भी है। हाथ एक वचन है तो हाथ बहुवचन भी है। ठीक है, ऐसा सवाल इसलिए एग्जाम में आता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम उसको तिर्यक रूप में इस्तेमाल करेंगे तो हाथ का हो जाएगा हाथों। अगर एक शब्द रहेगा हाथ, उसका हाथों मत लिखिएगा। अगर एक वाक्य में प्रयोग करके हाथ है तो उसको आप हाथ की जगह हाथों कर सकते हैं। ठीक है, तिर्यक रूप का मतलब मैंने समझाया कि उसमें कारक एक विभक्ति चिन्ह आएगा, या हाथों में अधिकरण कारक है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। घरों की सफाई या घरों की सफाई, यहां पर जो है बहुवचन है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां संबंध कारक है। ठीक है, तो हम इसके और आगे भी पढ़ के इसको समझेंगे। इसी तरह पहले इसको हम पूरा पढ़ ले। साधु बैठा है, साधु बैठे हैं। हम इस वाक्य से कैसे समझेंगे, बैठा और यहाँ बैठे, तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर एक साधु है, लेकिन यहाँ पर बहुत साधु है। हाथ हिल रहा है एक हाथ है, रहे हैं बहुत हाथ है। हाथी चल रहा है, एक हाथी है। हाथी चल रहे हैं, बहुत हाथी है। घर बन रहा है, एक घर है। घर बन रहे हैं, बहुत घर है। इस इलाके में एक घर है, इस इलाके में 5 घर हैं। है, घर है, घर हैं। तो यहाँ हैं से समझेंगे कि बहुवचन है। एक घर है, बहुत सारे घर हैं। तो यह घर घर एक ही है, घर का घरों नहीं किए। लेकिन जब हम घरों के साथ में अगर संबंध कारक यहाँ लगा दें, या कारक का कोई विभक्ति चिन्ह लगा दें, उसको वाक्य में प्रयोग करें, तो घर के जगह हम घरों कर सकते हैं। लेकिन जब सिर्फ घर रहेगा तो उसका बहुवचन भी घर ही होगा, घरों नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम नित्य एक वचन में कैसे प्रयोग किए जाते हैं। कुछ कुछ शब्द नित्य एक वचन, यानी एक वचन से की जगह वो बहुवचन होते ही नहीं है। जैसे कोई धातु, लोहा, चांदी, जैसे लोहा, चांदी, सोना। ठीक है, ये सब। कोई लिक्विड, दूध, तेल। ठीक है, ये हमेशा आपका एक वचन में ही प्रयोग होगा। पानी एक वचन में ही प्रयोग होगा, घी एक वचन में ही प्रयोग होगा। कोई रिश्ते नातेदार जो होते हैं वो एक वचन में ही प्रयोग होगा। पापा का पापे नहीं करते, पिता का पिताएं नहीं करते, मामा का मामे नहीं करते। मामू कर सकते हैं, लेकिन मामू बहुवचन नहीं होता। ठीक है, तो कोई रिश्ता अगर कोई रिश्ता है तो उसको भी हम लोग एक वचन में ही, नित्य एक वचन में ही उपयोग करते हैं। पसीना, ठीक है, क्षमा, हवा, ये सब जो है नापने और तौलने वाले चीजें, इनको भी हम लोग हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहां मापते हैं, मापते मतलब 1 लीटर 2 लीटर, तो वो होगा आपका हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए लोहा, मक्खन, चांदी, प्रजा, नाना,
सोना, वर्षा, और इस पेज में जितने भी शब्द हैं वो नित्य एक वचन में ही प्रयोग किए जाएंगे। इस चीज को एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कमेंट अगर करते हैं तो आपको मैं ये पीडीएफ भी दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। नित्य बहुवचन में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द हैं, वो क्या है? दर्शन। आपके दर्शन हो गए, प्रभु के दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। नेत्र, नेत्र को नेत्र झुका है नहीं बोलेंगे, नेत्र झुके हैं। आंख झुका है नहीं, आंखें झुकी हैं। हालचाल कैसा है ना, हालचाल कैसे हैं। आपके हस्ताक्षर चाहिए थे, हस्ताक्षर चाहिए था, गलत। हस्ताक्षर चाहिए थे। अरे उनके तो होश उड़ गए, ये सही। होश उड़ गया, गलत। उसके तो आंसू निकल पड़े, क्या करे? आंसू निकल पड़े, सही। आंसू निकल पड़ा, गलत। उनके तेवर अच्छे नहीं हैं, सही। उनका तेवर अच्छा नहीं है, गलत। उनके तो प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण चला गया नहीं, प्राण चले गए। हमारे जमाने में एक प्राण बहुत अच्छे एक अभिनेता थे। दाम कितने हैं, इसके दाम कितने हैं, ठीक है। रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है। इस तरह आप देखें, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहा है नहीं होता, बाल झड़ रहे हैं। तो ये जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं सारे शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन में प्रयोग करेंगे इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वचन के कुछ कुछ प्रयोग हम ऐसा देखते हैं कि वचन के हम बाद में बताएंगे और भी, कि हम इसके फॉर्मूला के हिसाब से कि मात्राएं कैसे बदल के हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। लेकिन अभी इस स्क्रीन पर आप देखिए कि इसमें हम छात्र का छात्रे नहीं कर सकते। छात्रों अगर करते हैं तो तिर्यक रूप हो जाएगा। छात्रों को बुलाओ, ये तिर्यक रूप हो जाएगा क्योंकि इस वाक्य में प्रयोग हुआ है और इसके साथ कारक का चिन्ह आया है, छात्रों को बुलाओ, ठीक है। तो वहां तिर्यक रूप हो गया। लेकिन सिर्फ एक शब्द देंगे छात्र और बोलेंगे कि बहुवचन करे, तो इसको हम लोग बहुवचन में छात्र का छात्रों नहीं करके छात्र वृंद करेंगे, छात्र वृंद, ठीक है। छात्र गण भी कर सकते हैं। गुरु जन, भक्त जन, पाठक जन या पाठक गण, मंत्री मंडल, युवा वर्ग, ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी देखते हैं। इसके अतिरिक्त आपके साथ आप लोग, अंग्रेजी में जैसे होता है यू का यू एक वचन बहुवचन, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हिंदी में आप एक वचन में, आप लोग बहुवचन में, तुम का तुम सब, मनुष्य का मनुष्य जाति, पशु का पशु जाति या पशु वर्ग, तारा, तारा का तारा मंडल, मुनि का मुनि जन। तो जन, लोग, सब, जाति, मंडल, वृंद, ये सब प्रत्यय लगाकर हम शब्द के अंत में एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो कुछ कुछ ये प्रत्यय को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और फॉर्मूला देखते हैं। हम आदर के रूप में भी क्या करते हैं, आदर के साथ किसी को बुलाते हैं तो एक व्यक्ति ही होता है, एक वचन ही होता है, लेकिन उसको प्रयोग करते हैं हम लोग बहुवचन में। जैसे पिताजी, पिताजी आया, नहीं, ये गलत चीज है ना। शिक्षक आया, गलत है। शिक्षक आए, पिताजी आए। हालांकि पिताजी एक ही हैं, लेकिन हम आए क्यों बोले? उस इनको हम उनको आदर के साथ बुला रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो जहां सम्मान दिया जाता है वहां आदर और सम्मान के लिए एक वचन की जगह बहुवचन भी बनाया जाता है। अध्यापक जी आ रहे हैं, यानी एक ही अध्यापक है। पिताजी प्रसन्न हुए, एक ही पिताजी है, ठीक है। जैसे मैंने आगे आपको बता दिया था कि कुछ कुछ जो है रिश्ते वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर रिश्ते के साथ में आदर भी मौजूद है। इसके आगे मैंने बताया था कि धातुओं को हमेशा एक वचन में रखा जाना चाहिए। सोना, राधा ने सोना खरीदा। सोना काफी महंगा है, मुश्किल है खरीदना। खैर, राधा ने सोना खरीदा। बाजार में चांदी महंगी है। तो आप देखिए यहां पर चांदी का चांदियां नहीं करेंगे, सोना का सोने नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाएगा। आप जैसे सोना
से बने आभूषण महंगे हो गए हैं, ये चलेगा। आभूषण को हम आभूषणों कर सकते हैं, सोना से बना जो आभूषण है, गहना है, वो गहना का गहने कर सकते हैं, लेकिन सोना को नहीं बदल सकते हैं। सोना से बने सामान को आप बहुवचन में बदल सकते हैं, क्योंकि बाजार में आपको बहुत तरह के आभूषण दिखेंगे, बहुत तरह के गहने दिखेंगे, ये आप देख सकते हैं। लेकिन सोना तो धातु है ना, सोना तो एक ही है, ठीक है। इस तरह चांदी एक ही है। तो धातु जो भी होंगे उनको आप हमेशा क्या करेंगे, धातु को एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा अगर होता है उसको हम क्या करते हैं, हमेशा उसको एक वचन में प्रयोग करते हैं भाववाचक संज्ञा को। जैसे आमों में मिठास है, तो हम बहुत सारे आमों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब मिठास बात कर रहे हैं, यानी मीठापन की बात कर रहे हैं, तो मिठास ये भाववाचक संज्ञा है, इसको हम मिठासे हैं नहीं करेंगे, मिठास एक वचन में प्रयोग करेंगे। आलस्य, आलस्य हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करेंगे, चाहे उसको करने वाले लोग क्यों ना अधिक हों, लेकिन भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। समान अभिमान और अधिकार प्रकट करने के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। सम्मान के लिए तो आपने यहां देख ही लिया, आदर सूचक शब्द, ठीक है। अभिमान और अधिकार प्रकट करने के लिए भी यहां पर देखते हैं हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। हमारे आदेश का पालन करो, जैसे राजा महाराजा करते थे, आदेश देते थे एक ही, ठीक है, लेकिन हमारा की जगह हमारे, है ना, आदेश पालन किए जाएं, ठीक है। तो ये बहुवचन में करते थे क्यों, अभिमान है, उनका अधिकार है, तो वो इस तरह उसको बहुवचन के रूप में प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हम कभी कभी अज्ञानतावश अशुद्ध वाक्य में जो है अशुद्ध वाक्य का प्रयोग करते हैं वचन के साथ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दाम जो होता है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, नेत्र बहुवचन में प्रयोग होता है, होश बहुवचन में प्रयोग होता है, आंसू, हस्ताक्षर, ठीक है, ये सब क्या होता है कि ये बहुवचन में प्रयोग होता है। जनता एक वचन है, ये एक वचन में प्रयोग होता है। सोना धातु है, एक वचन में प्रयोग होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दाम बढ़ रहा है, गलत, दाम बढ़ रहे हैं। नेत्र झुक गया, गलत, नेत्र झुक गए। होश उड़ गया, गलत, होश उड़ गए। आंसू निकल पड़े। तो इस स्क्रीन पर जो है उसको आप ध्यान से देखिए कि हम क्या क्या अशुद्ध रूप से प्रयोग करते हैं। दाम पूछने जाते हैं तो बोलते हैं दाम कितना है, नहीं, दाम कितने हैं, ठीक है। दाम बढ़ रहे हैं, ये अगर हमको ताना मारना हो तो दाम बढ़ रहे हैं कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वचन का प्रयोग अब हम फॉर्मूला पर देखेंगे। यहाँ फॉर्मूला जो मैंने आपसे पहले कहा था कि फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या आता है तो कुछ नहीं करना, चुपचाप या की जगह उस पर चंद्र बिंदु लगा देंगे अनुनासिक, ठीक है। या की जगह क्या कर देंगे, अनुनासिक लगाकर या कर देंगे। चिड़िया, चिड़िया, कुटिया, कुटिया, लुटिया, लुटिया इत्यादि, ठीक है। तो हम लोग या को या बना के आगे बढ़ सकते हैं, यानी बहुवचन बना सकते हैं। नेक्स्ट, आकारांत। आकारांत का मतलब होता है जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा आती है और वो स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके अंत में ए की मात्रा लगाएंगे, यानी ए के ऊपर अनुनासिक चंद्र बिंदी। ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। लता, लताएं, कथा, कथाएं, सभा, सभाएं, भुजा, भुजाएं इत्यादि, ठीक है। तो जहां स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ की मात्रा आए उसके जगह क्या करेंगे, सिर्फ अंत में ए लगा देंगे और हमारा बहुवचन तैयार। नेक्स्ट, अब ये देखेंगे इसमें, अगर इस उसी स्त्रीलिंग शब्द में ऊ या बड़ी ऊ की मात्रा हो तो हम लोग उस छोटी ऊ या बड़ी ऊ को हटा देंगे और उसकी जगह क्या करेंगे, छोटी ऊ की मात्रा ही से प्रयोग करके उसमें ए लगा देंगे। जैसे यहाँ बड़ी ऊ है, उसके जगह यहाँ छोटी ऊ के साथ में ए। वधु के जगह वधुएं, गौ, गौवें, बहु, बहुएं, वस्तु, वस्तुएं। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखेंगे पुल्लिंग शब्द।
तो पुल्लिंग शब्दों में जहां आ की मात्रा के साथ अगर पुल्लिंग शब्द का अंत होता है तो उस आ के स्थान पर क्या करेंगे, हम ए की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, जैसे जूता जूते, लड़का लड़के, बेटा बेटे, कपड़ा कपड़े। यानी आ के स्थान पर इस आ की मात्रा को हटाकर सिर्फ ए की मात्रा लगा देंगे तो हमारा ये एक वचन से बहुवचन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहां देखेंगे कि स्त्रीलिंग शब्द जहां अ की मात्रा से अंत होता है उसकी समाप्ति होती है। जैसे इस म में अ छिपा है, त में अ छिपा है, ख में अ छिपा है, क में अ छिपा है। तो जहां इस तरह के अगर शब्द आते हैं और वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं तो उसमें भी हम क्या करेंगे, सिर्फ ए की मात्रा लगा देते हैं और ये बिंदी अनुस्वार लगाना न भूले। कलम कलमे, रात राते, आंख आंखें। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये आंख का आंखें कर रहे हैं ना, ये एक वचन से आप बहुवचन बदल रहे हैं शब्द को। लेकिन जब इसको हम वाक्य में बदलने लगेंगे और उसमें कारक का विभक्ति चिन्ह आ जाएगा तो फिर आंख का तिर्यक रूप का प्रयोग करेंगे। आंख का तिर्यक रूप क्या होता है, आंखों। उसकी आंखों में शर्म है, उसकी आंखों में पानी है। तो जो आंखों है वो आंख का तिर्यक रूप है, बहुवचन नहीं है, तिर्यक रूप है। ठीक है, नेक्स्ट। ईकारांत अर्थात अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द जिसमें छोटी ई या बड़ी ई, ह्रस्व ई या बड़ी ई है, यानी कि दीर्घ ई के साथ में उस शब्द की समाप्ति हो तो उसकी जगह पर छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई लिखेंगे और उसके साथ इया एक प्रत्यय जोड़ देंगे। यानी इया एक प्रत्यय जोड़ेंगे, जैसे तिथि तिथियां, नारी नारियां, गति गतियां, थाली थालियां, साली सालियां। क्लियर। इसी तरह और भी आप शब्द आपको मिले तो उसको आप कैटेगराइज कर लीजिएगा कि पहले देख लीजिएगा कि वो स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है, उसके अंत में क्या लगा हुआ है, और अगर उसमें ई और बड़ी ई की मात्रा हो तो उस छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर सिर्फ छोटी ई और या जोड़कर चंद्रबिंदी लगाकर यानी अनुनासिक लगाकर उसको आप बहुवचन बदल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही मुझको यह उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने हर तरह के हर एस्पेक्ट्स को मैंने इस वचन के पीडीएफ में डालने की कोशिश किया है और आपको समझाने का भी भरसक प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो आप इस पीडीएफ को लेने के लिए कमेंट कर सकते हैं या कुछ पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और इस चैनल पर इस व्याकरण के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड का क्लास 9, क्लास 10, कोर्स ए कोर्स बी के सारे प्रश्न उत्तर और उनके सारे एक्सप्लेनेशन अच्छे से विजुअलाइज करके समझाए गए हैं। और भी नए नए वीडियोस आने वाले हैं, तो जुड़े रहिए। और अगर दूसरे को नहीं पता है तो दूसरों को भी बताइए और सब्सक्राइब करिए ताकि आप भी इससे लाभान्वित हो, लाभ उठा सके। तो आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।